हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम पड़ गया होगा, आज सीटेट या रेलवे की दूसरी क्लास है ये। सर्कुलेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कल हमने इससे पहले जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर डिस्कस किया था, और आज हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं सर्कुलेशन किस किस से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, देखते हैं ज़रा। तो परिसंचरण जो है हमारा, परिसंचरण में तीन चीज़ें बहुत मुख्य भूमिका निभाती हैं, जिनमें सबसे पहले तुम्हारा होता है हार्ट, यानी कि हृदय। सबसे पहला ऑर्गन इसके अंदर आता है हार्ट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इसमें सेकंड आता है ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में। और ब्लड वेसल्स के अलावा जो थर्ड में फैक्टर कहूँ जो जरूरी है, तो वो आता है हमारा ब्लड। थर्ड जो जरूरी है वो हमारा है ब्लड। ठीक है। अगर मैं बात करूं परिसंचरण या रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, सबसे पहले अगर किसी वैज्ञानिक ने बताया तो वो थे हमारे विलियम हार्वे, डॉक्टर विलियम हार्वे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमारी बॉडी में किस तरीके से। हार्वे के बाद से हम जो है ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम कॉमन बातें पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, कि हार्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है। स्लाइड यहाँ से कहाँ गई वो, नेक्स्ट। अब हार्ट के बारे में देखते हैं। ह्यूमन हार्ट की मैं बात करूं, हार्ट यानी कि हृदय। हृदय हार्ट की मैं बात करूं तो मनुष्य का जो हृदय है एक मार्शल ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। याद रखना है कि जो हृदय जो है एक मार्शल ऑर्गन होता है, यानी कि मांस का बना हुआ है, एक मार्शल अंग है, मार्शल अंग। और एक कवर के द्वारा ये ढका हुआ रहता है, उस चीज का नाम है पेरिकॉर्डियम। तो अगर पूछा जाता है कि हृदय किसके द्वारा कवर्ड है या किसकी वजह से ये सेफ है, तो उसका नाम है पेरिकॉर्डियम, जिसके अंदर हृदय हमारा सुरक्षित रहता है। पेरिकॉर्डियम के अंदर क्या कहेंगे उसे, पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम के अंदर हृदय हमारा सुरक्षित रहता है। हृदय के अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव का नाम है हृदयाभरणीय द्रव्य। हृदयाभरणीय, हृदयाभरणीय द्रव्य। तो हृदय के अंदर का जो द्रव है उसका नाम क्या है, हृदयाभरणीय द्रव्य। हृदय का मेन फंक्शन एक ही है कि हमारे ब्लड को पंप करना। हमारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड तुम्हारे हार्ट तक पहुंचाए, और हार्ट पंप करता है ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए। फिर लंग्स के अंदर इसमें O2 और CO2 एक्सचेंज होगी कि क्या हमको ऑक्सीजन उसमें मिलानी है, क्या CO2 निकालनी है। वो सब काम फिर हमारे लंग्स का होता है। हार्ट का काम केवल इतना है कि जो ब्लड हमारा हमारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आया है उसको लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से जो प्योर होके आएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसे पूरी बॉडी तक फैलाना। ये पूरा काम हमारा हृदय का होता है। हृदय का एक काम क्या है, हृदय स्पंदन होता है, हार्ट बीट होती है। याद रखना है कि हर मिनट में हमारा हृदय 72 से 75 बार, या नॉर्मल में कहूँ तो 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट ये हार्ट बीट होती रहती है। 72 टाइम्स पर मिनट। अगर मैं आपसे कहूँ क्या सर सभी का हृदय इसी स्पीड से धड़कता होगा, तो ये अपने आप में एक गलत कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि हृदय की धड़कने की जो क्षमता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। इस पर बॉडी का शेप साइज भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाथी एक विशालकाय जंतु है, क्या हाथी का हृदय भी 72 बार धड़कता होगा? तो नहीं। अगर हम बात करूं हाथी की, तो हाथी एक मिनट में केवल 25 बार उसका हृदय जो है धड़केगा। और मैं एलिफेंट की बात करता हूं हाथी की, तो हाथी का जो हृदय है वो केवल 25 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। इसके अलावा अगर हम बात करूं चूहे की, कि चूहे का जो हृदय है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो रैट का हृदय, चूहे का हृदय 300 बार एक मिनट में धड़कता है। अगर मैं चूहे की बात करूं तो चूहे का हृदय 300 बार धड़केगा, 300 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं हेल्दी पर्सन की बात करता हूं 72 टाइम्स से। अगर मैं इंसानों के अंदर इन्फेक्ट की बात करूं या शिशु की बात करूं, शिशु के हृदय की अगर हम बात करते हैं, तो शिशु का हृदय 80 to 160, यानी कि 80 से 160, 80 से 160 बार धड़केगा एक मिनट के अंदर। 80 से 160 बार धड़कता है एक मिनट के अंदर। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हो गई हमारी हार्ट के बारे में।
एक बात तो अगर मैं और करूंगा, हृदय की जो स्टडी है, हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो हृदय का जो अध्ययन होता है, हृदय का अध्ययन या स्टडी, हृदय की स्टडी कहलाती है कार्डियोलॉजी। याद रखनी है टर्म कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। जबकि हृदय का जो डॉक्टर होता है, अगर मैं हृदय के डॉक्टर की बात करूं तो वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट। याद रखोगे, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय का जो डॉक्टर है वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट, और हृदय की जो स्टडी है, हृदय का जो अध्ययन है, वो होता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, नोट कर लो एक बार। इसके बाद मैं बात करूं कि हृदय के चैम्बर की, हृदय में कितने चैम्बर हैं किस जीव के अंदर? तो हृदय में कक्षक की संख्या की मैं बात करूं, हृदय में कक्षक यानी कि चैम्बर ऑफ द हार्ट, हृदय के कक्षक, तो मैंने बताया आपको सभी जीवों में ये वेरी करता है। हृदय के कक्षक यानी किसके हृदय में कितने कक्षक हैं, या किसके हार्ट में कितने चैम्बर हैं, ये आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन उठता रहा है और उठेगा बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहां से सबसे बात करूं पहले अगर मैं, कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन के अंदर बात करता हूं, मनुष्य के, या मनुष्य ना कह के इससे अच्छी एक टर्म होगी स्तनधारी यानी कि मैमल्स के अंदर, अगर मैं बात करता हूं कि सभी मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर हैं। मैमल्स का मतलब है जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड है, तो वो सभी आ गए मनुष्य के मैमल्स। हैंग हो रहा है थोड़ा सा ये। अगर मैमल्स की बात करता हूं तो मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। मैमल्स के साथ ही अगर बर्ड्स की बात करता हूं तो पक्षियों के हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं फिश में बात करता हूं, फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हैं? तो फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। फिश के अलावा बात करूं मैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से मीन्स है ऐसे जीव जो वाटर में भी सर्वाइवलशिप के लिए बिल्कुल से रह सकते हैं, और जमीन पर भी मतलब लैंड पर भी क्या है, सर्वाइवलशिप उनकी संभव है। तो फिश के अलावा बात करता हूं अगर मैं एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं कि एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो एम्फीबियंस के हार्ट में होते हैं 3 चैम्बर। एम्फीबियंस के अलावा अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करता हूं, रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनके हार्ट में 3 चैम्बर हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके में 3 into ½ यानी कि 3.5 चैम्बर भी होते हैं। ठीक है बात। अगर मैं रेप्टाइल्स के अलावा बात करता हूं कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, कॉकरोच, और मैं बात करता हूं ऑक्टोपस के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, ऑक्टोपस। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करूं हार्ट में चैम्बर की संख्या जो होती है सबसे ज्यादा कॉकरोच के अंदर होती है, ये लगभग 16 देखने को मिलते हैं हमें। और ऑक्टोपस के अंदर जो होते हैं वो 3 ही रहते हैं। ठीक है। और ऑक्टोपस के बारे में थोड़ी सी बातें आपको मैं और बताऊं, तो ऑक्टोपस के बारे में कुछ फैक्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्टोपस के बारे में, तो ऑक्टोपस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर 9 ब्रेन है, मतलब 9 मस्तिष्क हैं। इसके अंदर ब्रेन की संख्या जो है, जो ब्रेन है इसके अंदर, वो कितने होते हैं? 9। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रेन इसके अंदर 9 है ऑक्टोपस के अंदर। हार्ट में चैम्बर तो 3 ही है। अगर हम बात करूं इसके ब्लड का जो कलर है, इसका जो ब्लड है, जो ब्लड का कलर है, ब्लड होता है इसका बच्चों ब्लू कलर का। ब्लड कैसा है? ब्लू कलर का है। एक मिनट, ये थोड़ा सा, इसका जो ब्लड है वो कैसा होता है? ब्लू, ब्लू कलर का ब्लड होता है। किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू क्यों है, किसकी वजह से है? तो एक रसायन है जिस रसायन का नाम है हीमोसाइनिन, उसका नाम है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है। जैसे हमारे ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू किसकी वजह से? हीमोसाइनिन की वजह से। एक बार हट जाता हूं, नोट कर लो स्लाइड को। ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़ा रहा है।
मार्कर का। हम्म, उम्मीद है नोट कर लिया होगा सभी ने। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। पहले ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, फिर कौन से ऑर्गन में आ रहा है, या हार्ट के अंदर भी पहले एट्रियम में आ रहा है या वेंट्रिकल में आ रहा है, पहले राइट एट्रियम में आ रहा है या राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, वो हम देखते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण किस तरीके से होता है, ब्लड का परिसंचरण किस प्रकार से हो रहा है वो हम देखेंगे अब, कि परिसंचरण बॉडी में किस तरीके से हो रहा है और उसकी फ्लो, जो फ्लो होना है ब्लड का, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से है, ये हम देखेंगे। ठीक है भाई, ध्यान देना है। जैसे सबसे ऊपर जो बॉडी में अगर मैं इंडिकेट करना चाहूं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के नीचे जो होता है वो आप मान सकते हो कि सर ये हमारा हार्ट हो, अगर ये हार्ट है, और हार्ट के नीचे इसको इंडिकेट करता हूं मैं कि ये हमारी फिर उसके बाद बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, सभी को पता है हार्ट में हमने 4 चैम्बर बता दिए, 4 चैम्बर, ये भी ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है। लेकिन क्या देखना है हमें, ये जो इधर वाला है ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। इस साइड में ये लेफ्ट एट्रियम है, सॉरी एट्रियम या ऑरिकल में बोलूं तो एक ही चीज है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको मैंने इंडिकेट किया है कि सर ये लंग्स है, हमने इनको लंग्स माना है। ये हार्ट हो गया, उसके बाद ये हमारी बॉडी हो जाती है, ये हमारी बॉडी है। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी घूम रहा है और डीऑक्सीजनेटेड भी घूम रहा है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन रिच है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करता हूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है इसके अंदर रिच ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 का अमाउंट इसके अंदर भरपूर है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड की बात अगर मैं कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है या ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके लिए एक टर्म यूज हम और कर सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड को ही हम बोलते हैं प्योर ब्लड। ये प्योर है, इसे प्योर, मेडिकल टर्म में हम प्योर भी यूज कर लेते हैं, प्योर। और ये वाला जो है ये इम्प्योर है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए ये ब्लड जो होगा कैसा होगा, इम्प्योर होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड है वो कैसा है, वो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर होगा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है देखते हैं। बॉडी से जो ब्लड जाता है सबसे पहले, बॉडी के बाद ब्लड हो जाएगा सीधा सीधा राइट एट्रियम में जाता है, पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से घूमता हुआ हमारे लंग्स के पास चला जाता है। लंग्स के बाद जो ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये पहुंच जाता है हमारी बॉडी में। ये वाला जो फ्लो है, इधर हमारा इम्प्योर ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड है इधर ही वाला, इधर जो ब्लड जाएगा वो हमारा इम्प्योर होगा, यानी कि अशुद्ध ब्लड है, ये अशुद्ध रुधिर है, ये इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर है। जो इधर से घूम के आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड, या बोलूं तो ये प्योर ब्लड है। इधर वाला ये प्योर ब्लड है। प्योर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रिच ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का अमाउंट इसके अंदर भरपूर है। जो इधर से गया है उसके अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, जो इधर से गया है इसके अंदर CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, इसके अंदर CO2 ज़्यादा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहीं से बनता है इसके फ्लो को लेके कि ब्लड का फ्लो हार्ट के चैम्बर में किस तरीके से है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हमारा ब्लड जो गया था कहाँ पे था, वो बॉडी के अंदर था। सबसे पहले ब्लड हमारा बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाद जो पास आउट हुआ है ब्लड हमारा कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में पहुंचा है, और राइट एट्रियम से पहुंचा है राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पहुंचता है राइट वेंट्रिकल।
राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड हमारा डायरेक्ट पहुंच जाता है लंग्स के अंदर, उसके बाद पहुंचा है ये लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर इसके अंदर O2 CO2 का मिक्सअप होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जो तुम्हारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा या प्योर हो जाएगा, तो लंग्स के बाद सीधा आ जाएगा फ्री लेफ्ट ऑरिकल में कहूँ LA के अंदर, और लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट फिर से ही आ जाएगा घूम के किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ये हमारा सर्कुलेशन बॉडी के अंदर हमेशा चलता रहता है, ये हमारा सर्कुलेशन हमेशा चलता रहेगा। क्लियर है, नोट कर लो एक बार, हट जाता हूँ स्लाइड। नोट करो भी जल्दी से। एक टॉपिक और रह गया इसमें भी, वो होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हिंदी में होता है हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण से मीन्स है किसी के हार्ट में अगर कोई डिसीज क्रिएट हो जाती है या कोई और डिसऑर्डर क्रिएट हो गया और कोई दिक्कत बन जाती है, तो उस इंसान के हार्ट को निकाल के उसकी जगह दूसरा हार्ट हमने फिट कर दिया, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। याद रहेगा, बस एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि हमारे भारत में सबसे पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है, जो फर्स्ट सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है, हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट जो हृदय प्रत्यारोपण किया है वो किया है डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल, जो कि हमारे दिल्ली एम्स के प्रोफेसर रहे। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये दिल्ली एम्स से बिलोंग करते हैं, दिल्ली एम्स में ये प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर वेणुगोपाल, जिन्होंने सबसे पहले 1994 में 1994 में सफल प्रत्यारोपण किया है किसका, हृदय का। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं अगर हृदय की क्रिया विधि को, इसको एक्टिविटी रखने के लिए हृदय की, जिससे एक्टिविटी अच्छे से कर पाए हमारा हार्ट, इसके लिए पोटेशियम आयन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें रहती है। तो ये फैक्ट याद रखना है कि हमारे हृदय की क्रिया विधि के लिए कौन सा तत्व ज़्यादा जरूरी है, तो पोटेशियम आयन बहुत जरूरी है हृदय की क्रिया विधि के लिए, ठीक। नोट कर लो। एक पॉइंट याद और रखना है, जो हृदय स्पंदन है, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट, हृदय स्पंदन वो व्युत्क्रमानुपाती होता है जीव के या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर के या उसके शरीर के, व्युत्क्रमानुपाती होगा जीव के आकार के, व्युत्क्रमानुपाती होता है जीव का आकार, शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये उसके आकार के बिल्कुल ही व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या, हृदय स्पंदन की स्पीड या गति। इसका एक एग्जाम्पल अपनों ने अभी पढ़ा था बहुत अच्छे से, कौन सा वाला हमने बताया था अभी, जैसे कि हम चूहा का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो चूहा जो है वो 1 मिनट में 300 बार उसका जो हार्ट है, जो हार्ट बीट उसकी होती है 300 बार धड़कता है,
1 मिनट में। जबकि वहीं मैं बात करूं अगर एलिफेंट के बारे में, हाथी के बारे में, तो उसका हृदय जो है वो मात्र 25 टाइम्स उसकी हार्ट बीट हो रही है, तो उसका दिल केवल 25 बार धड़क रहा है। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो इस फॉर्मूले को बिल्कुल ही सूटेबल तरीके से फिट करता है कि हृदय स्पंदन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, उस जीव के आकार के, शरीर के। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं, शायद एक पॉइंट रह गया कि हार्ट का जो नॉर्मल बीट है, जो वजन है, भार है, हृदय का सामान्य भार कितना है, हृदय का भार, मनुष्य के हृदय की बात कर रहा हूं यहां पर भी मैं, हृदय का भार। तो हृदय का जो भार होता है वो लगभग 300 से 310 ग्राम के अंदर आता है। 300 ग्राम से लेके 310 ग्राम, 310 ग्राम तक हृदय का जो है भार है। हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं, हार्ट अटैक कब आता है, तो एक कोरोनरी है, कोरोनरी एक ब्लड सेल्स है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाता है उस नली में तो हार्ट अटैक की समस्या बनती है। ठीक है। तो नॉर्मल वेट है हार्ट का। ठीक है। तो हार्ट की वेट की हमने बात कर ली, हार्ट की स्टडी हमने पढ़ ली, कार्डियोलॉजी है, उसका डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है। चैम्बर की बात कर ली कि मनुष्य में कितने चैम्बर हैं। ठीक है। उसकी स्पीड बात कर ली, उसके धड़कने की हार्ट बीट क्या है, किस स्पीड से धड़क रहा है शिशु का, एक इन्फेंट का और एक वयस्क मतलब एडल्ट का। उसके अलावा हमने और ऑर्गेनिज्म बात कर ली कि फिश के चैम्बर, फिश का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर हैं, रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, मैमल्स में कितने हैं, बर्ड्स में कितने हैं, वो सब हमने देख ही लिया। ठीक है भाई, नोट कर लो। इसके अलावा अगर बात करूं हार्ट में, यहाँ से टॉपिक जो है यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर छोटा सा टॉपिक और मैं छेड़ देता हूँ ब्लड के बारे में, क्योंकि सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा था ना अभी कि ये जो है 3 चीज़ें इसमें क्या है, रोल, इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक ब्लड वेसल्स, एक ब्लड और एक हार्ट। तो हार्ट का पोर्शन तो मैं लगभग कवर कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस इसके चैप्टर के लास्ट में कराएंगे। ब्लड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ब्लड क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हो, ब्लड जैसे ही अगर शब्द हमारे सामने आता है तो एक ही हमारे मुंह से शब्द निकलता है कि ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है भाई। ब्लड का कलर सभी को पता है, रंग कैसा है इसका, लाल है। रंग कैसा है इसका, लाल है। किसकी वजह से है, तो लाल कलर जो एक पिगमेंट है, क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर लाल है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक रंजक है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। एक इसके अंदर हीम आता है, एक इसके अंदर ग्लोबिन आता है। हीम एक रंजक है, हीम जो है एक डाइज है, एक रंजक है जिसका कलर होता है रेड, एक रंजक है जिसका कलर होता है रेड। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, याद रखना है कि ब्लड में कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन का कलर भी कैसा है, इस प्रोटीन का कलर भी होता है लाल। तो ये वाला लाल और ये वाला लाल मिलके पूरे ब्लड को कैसा कर देंगे, ये मिलके कर देते हैं ब्लड के लिए लाल। इसके अलावा और बेसिक बातें थोड़ी बताऊं, ब्लड के पीएच के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लड का पीएच कितना है। तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। तो ब्लड का नेचर कैसा हुआ, तो ये हल्का एल्केलाइन है, यानी कि क्षारीय नेचर का है। इसकी प्रकृति की अगर बात करता हूं मैं कि ब्लड की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति होगी भाई इसकी हल्का क्षारीय, ये होता है हल्का क्षारीय। अब आपके बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट हुआ होगा कि सर पीएच से प्रकृति ज्ञात करने का क्या लॉजिक है, तो आइए समझ लेते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा। क्या है पीएच, पीएच स्केल क्या है और ये प्रकृति कैसे बताता है किसी चीज की। तो पीएच स्केल की अगर हम बात करूं तो पीएच स्केल एक पैमाना है, ये पीएच पैमाना एक, इसके अंदर नंबर अंकित रहते हैं, मान अंकित रहते हैं जो कि 0 से लेके और 14 तक रहते हैं, 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके
और जो भी 6 तक के बीच में आते हैं, 3 4 5 6, इसके अंदर एक 7, और 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे पदार्थ जिनका पीएच 0 से लेके और 6 के बीच आता है, 0 से लेके 6 के बीच आता है, उन सभी की जो प्रकृति होती है वो होती है दोस्तों अम्लीय। वो सब नेचर में एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति है। जिसका पीएच मान 7 है वो हमेशा न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। 7 वाला उदासीन होगा। और 7 के बाद 7.1 से स्टार्ट हो जाता है, 7.1 से लेके और 14 तक जिस किसी का पीएच मान होता है वो सब के सब होते हैं तुम्हारे एल्केलाइन बेसिक, यानी कि क्षारीय। ये सब के सब क्षारीय हैं। अब ब्लड का जो पीएच मान है वो इसके बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं 7.4, तो फिर इसका जो नेचर है वो कैसा हुआ, ये क्षारीय हुआ। हल्का क्षारीय क्यों है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। अगर इसका पीएच मान कहीं 12 या 13 रहा होता तो ये बिल्कुल मजबूत वाला क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस होता। फिर ये अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी का पीएच मान 3.4 है, आपसे पूछा प्रकृति कैसी होगी इसकी, सीधी सी बात है ये अम्लीय है। किसी का पीएच मान 2 है तो ये भी क्या है, ये अम्लीय है। किसी का पीएच 7 है तो ये न्यूट्रल है। और 7.1 भी अगर है तो वो बेस की कैटेगरी में आ जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड का मैं कुल काउंट की बात करूं, कुल मात्रा कितनी है, तो ब्लड हमारे शरीर में एक हेल्दी पर्सन के अंदर कुल मात्रा जो होती है ब्लड की, कुल मात्रा जो ब्लड की होती है वो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर मात्रा रहती है ब्लड की। ये वेरी करता है मेल टू फीमेल। फीमेल में इसका अमाउंट कुछ कम होता है। अगर बात करता हूँ फीमेल में, तो फीमेल में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, तो फीमेल में थोड़ा कम होता है कंपैरिजन टू मेल। अगर मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन की, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है फीमेल के अंदर 12 से 14 और मेल के अंदर 14 से 16। इसमें थोड़ा बैरी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कहीं हो सकता है यहाँ 12 से 15 हो या 15 से 17 हो, तो ये बुक पे बैरी करता है। एनसीईआरटी का जो करेक्ट अभी का है वो ये डाटा है। और इसके अलावा मेडिकल साइंस में आप पढ़ोगे तो हो सकता है ये 15, ये फीमेल के अंदर ही 15 या 16 तक हो, तो वो उससे कुछ फर्क ना पड़ता इतना। बस याद रखना फीमेल 12 से 14, मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो 14 से 16 के बीच होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, अच्छा हीमोग्लोबिन से एक पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो बस हम इतना जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड को रेड करना, ये कोई काम नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जो ऑक्सीजन आया है ऑक्सीजन से क्रिया करना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, ठीक है, और ऑक्सीजन को कैरी करना। तो हीमोग्लोबिन का अगर एक मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का एक अणु कैरी करता है ऑक्सीजन के 4 अणुओं को, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 4 अणु ले जाएगा किसके, ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं को कैरी करता है हमारा हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल ले आता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्लड किससे मिलकर बना है, तो ये आगे की बात बाद में करेंगे, हम हल्का ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे हल्का सा। तो हमने उसका नेचर पढ़ लिया, समझ गए। बस हल्का याद रखो ब्लड मिलके किससे बना है, तो 2 चीजें इसमें मेन रोल प्ले करती हैं। इसके अंदर एक तो प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% बनाएगा, जबकि जो ब्लड सेल्स हैं वो जो है ब्लड सेल्स 55% बनाती हैं, वो 45 बनाता है प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में 3 ब्लड सेल्स पढ़ोगे आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, ब्लड माता पिता से संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप पहुंचेगा, किस तरीके से वंशागति होती है उधर की, वो हम पढ़ेंगे, जो कि 12th चैप्टर में अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास बायो में एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा 10th में भी थोड़ा पोर्शन देखने को मिला है हमें इसका, कि उधर आधान रक्ताधान कैसे करते हैं हम, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो ब्लड का पीएच आप समझ गए, स्वाद कैसा है, हल्का नमकीन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पीएच आपको पता है ब्लड का 7.4 है। कलर क्यों है रेड, ये आपको पता है। कौन सी प्रोटीन है ब्लड के अंदर, ये आपको पता है, ठीक है भाई। तो रुधिर का संगठन देख लेते हैं। रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन कि रुधिर किस किस से मिलके बना है। रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो मेन है वो 2 चीजें हैं,
एक इसके अंदर आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक अंदर आता है, एक प्लाज्मा आएगा, और एक इसके अंदर आता है ब्लड वेसल्स या रुधिर कणिकाएं। एक इसके अंदर हम पढ़ते हैं रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा है वो कुल ब्लड का 55% बनाता है, 55%। टोटल ब्लड का 55% बनाएगा प्लाज्मा, और 45% बनाती हैं हमारी ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है, इसमें 90% वाटर है, 92% कह सकते हो, 92%, 92% इसके अंदर वाटर होता है, 92% वाटर है, और बाकी जो 8% बचते हैं इसमें अदर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इसके अंदर मिले हुए रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। इसके अंदर याद रखना है आपको, इसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता। यही रीजन है कि इसका कलर सफेद या हल्का पीला होता है। ठीक है, बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी है? एक आती है इसके अंदर आरबीसी, एक आती है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, एक आती है इसके अंदर प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, 3 चीजें हैं। सबसे पहले बात, प्लाज्मा में इतना याद रखना है बस आपको, हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता नहीं है, वाटर से मिला हुआ है सफेद कलर का, 55% भाग जो है पूरे ब्लड का ये बनाता है, और बाकी इसमें कोई ऐसी पॉइंट है नहीं प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम आरबीसी के बारे में। देख लेते हैं अभी क्या है आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी अपने आप में एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। आरबीसी, आरबीसी का सबसे पहले मैं केमिकल नेम पूछूं या पूरा नेम? पहले इसका पूरा नाम देखते हैं। तो रेड ब्लड कार्पसल्स या सेल्स, कुछ भी कह सकते हो, रेड ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। और इसका मैं रासायनिक नाम की बात करूं या मेडिकल नेम की बात करूं या केमिकल नेम की बात करूं, और हम बात करता हूं इसके केमिकल नेम की, इसका केमिकल नेम क्या है? तो आरबीसी का केमिकल नेम होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, ये आरबीसी का केमिकल नेम है। अगर मैं बात करता हूं इसकी फॉर्मेशन कहां होती है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि, लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, या ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो तीनों का मतलब स्प्लीन यानी कि प्लीहा से है। तो एक पॉइंट और याद आपको यहां पे रखना है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो याद रखना, हिंदी में कहते हैं प्लीहा और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्लीन। हिंदी में प्लीहा और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम स्प्लीन। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ती है ब्लड की तो यहीं से बनता है। तो प्लीहा को ही हम बोलते हैं ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, या ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहोगे? तो वो भी हम कहेंगे किसके लिए, वो भी हम कहते हैं प्लीहा के लिए। बताइए क्लियर है या नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर है? नोट करो।
आगे देखते हैं। अगर मैं आरबीसी की संख्या की बात करता हूं कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, या ह्यूमन के अंदर आरबीसी कितने हैं, आरबीसी काउंट कितना है, तो आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 यानी 5.5 मिलियन है। तो आरबीसी की जो संख्या है वो 5 से 5.5 मिलियन है, कहीं कहीं 4.5 से 5.5 मिलता है। पैनिक होने वाली कोई बात नहीं, बस यही अमाउंट है, 5 से 5.5 के बीच। ये आरबीसी का नंबर है। आरबीसी के अगर मैं आकार की बात करूंगा, इसका आकार कैसा है, शेप साइज कैसा है, तो इसे द्वि अवतल बोलते हैं आरबीसी को। कुछ इस तरीके से संरचना इसकी रहती है। आरबीसी का कुछ स्ट्रक्चर ये रहता है, इस तरीके की आरबीसी कुछ होती है। ठीक है, बाई कॉनकेव जिसे बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से याद आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी जो आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। याद रखना, कोई भी केंद्र के कोई भी न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब अकेंद्र की है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है हमारी आरबीसी। नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि हमारी आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। क्वेश्चन पुट अप होता है कि फिर किसकी आरबीसी है जिसमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो दो ही इस दुनिया में एग्जाम्पल है जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन जिसे मैं कहूं, एक्सेप्शन, किस किस की आरबीसी है, तो एक तो है ऊंट यानी कि कैमल, एक ऊंट की आरबीसी में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। एक होता है लामा, इसकी आरबीसी में भी आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। याद रखने वाली बात है। आर यू गेटिंग? नोट करो। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है कि इसमें हीमोग्लोबिन है, होता है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन है, इसलिए इसका कलर जो है रेड है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, कलर इसका रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आरबीसी का जीवन काल कितना है, लाइफ स्पेन कितना है, तो आरबीसी का जीवन काल बात करूं मैं अगर, जीवन काल या लाइफ स्पेन, तो जीवन काल इंपोर्टेंट पॉइंट है। जीवन काल आरबीसी का, तो जीवन काल इसका होता है 120 दिन। 120 दिन का जीवन काल है किसका, आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन। ठीक है, नोट कर लिया होगा सभी ने। ये बाकी जो है कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे जितने भी टॉपिक हैं कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सभी टॉपिक जो हम कवर कर पाए। ठीक है, बाय।